चवन मदहोशी भरी रात। दिल्ली किंग डायमंड होटल। होटल के एक बड़े से हॉल में बहुत से लोग इकट्ठा थे। सभी वहां बैठे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी उस हॉल के अंदर एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला शख्स एंटर किया। जैसे ही वो शख्स आया सभी की नजरें उस शख्स पर चली गई। वो शख्स अपने रौबदार पर्सनैलिटी के साथ चलते हुए सबके बीच में आया। सभी उस शख्स को देख तुरंत खड़े हो गए। वो शख्स एक नजर अपने गहरी निगाहें वहां मौजूद सभी लोगों पर डालें और फिर सबको आंखों से ही बैठने का इशारा कर दिया। फिर वो शख्स वही सामने रखे सोफे पर जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया और अपने साथ खड़े असिस्टेंट की तरफ देख ऑर्डर देते हुए बोला, मीटिंग स्टार्ट करो। कुछ ही मिनटों में मीटिंग स्टार्ट हो गई। करीब 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुआ और वो शख्स वहां से खड़ा हुआ और अपने कोट के बटन को बंद करते हुए एक नजर सबकी तरह देखा और बोला, सो डील इज डन। मुझे ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो मैं। इतना बोल वो शख्स सामने खड़े एक आदमी की तरह देखते हुए बोला, मिस्टर मेहरा आज से आप इस प्रोजेक्ट पर मेरे अपना पार्टनर हुए। उस शख्स की बात सुन मिस्टर मेहरा मुस्कुरा उठे। वही वो शख्स अपने बात को बोलकर तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगा। तभी मिस्टर मेहरा की आवाज उस शख्स के कानों में गए। मिस्टर मेहरा बोले, थैंक यू मिस्टर रनावत, आई एम सो हैप्पी कि मैं आपके साथ काम करूंगा। वो शख्स पीछे मुड़ा और एक नजर मिस्टर मेहरा की तरफ देखते हुए बोला, अरशद सिंह रनावत के साथ काम करने के लिए हर कोई तरसता है। यू आर सो लकी कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इतना बोलकर वो शख्स यानी कि अरशद वहां से जाने लगा। तभी मिस्टर मेहरा खुशी से बोले, आप सही बोल रहे हैं मिस्टर रनावत, मैं बहुत लकी हूं, तो मैं चाहता था कि क्यों ना हम लोग इसी बात पर कुछ सेलिब्रेट करें, अगर आपको बुरा ना लगे तो। इतना कर मिस्टर मेहरा अरशद की तरफ देखने लगे। अरशद एक नजर अपने हैंड वॉच की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वापस आकर सोफे में बैठ गया। कुछ देर में वहां एक टेबल पर कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लाकर सर्व किया गया। सभी लोग ड्रिंक करने लगे। अरशद बिना किसी भाव के चुपचाप ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक करने के कुछ सेकंड बाद ही अरशद को नशा चढ़ चुका था तो वो तुरंत खड़ा हुआ। अरशद बिना किसी पर ध्यान दिए तेज कदमों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी था। मिस्टर मेहरा अरशद को ऐसे जाते देख तिरछा मुस्कुरा दिए। फिर तुरंत किसी को कॉल करके बोले, आपका काम हो गया है, मेरी सारी मीटिंग तुम कैंसिल कर दो कुणाल, अभी मुझे अपने रूम में जाना है। अरशद अपने असिस्टेंट की तरफ बिना देखे अपने भारी आवाज में बोला। असिस्टेंट यानी कि कुणाल को थोड़ा डाउट हुआ। वो तुरंत पूछा, आप ठीक है सर? अरशद खुद पर कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोला, नो आई थिंक मुझे ड्रग्स दिया गया है, तुम जल्दी से डॉक्टर को लेकर मेरे रूम में आओ। ये बोल अरशद तुरंत अपने रूम के अंदर चला गया। वही कुणाल ये सुन घबरा गया और वो तुरंत डॉक्टर को कॉल कर जल्दी से होटल आने के लिए ऑर्डर दिया। वही अरशद अपने रूम में पहुंचा, उसके सांसें भारी हो चुके थे। वह तुरंत अपने गेट को लॉक कर दिया और अपने पहने कोट को निकाल कर सोफे पर फेंक दिया। फिर अपने शर्ट को भी निकाल कर फेंक दिया। अब वो तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसके शरीर की गर्मी बढ़ते ही जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने हल्का हल्का अंधेरा सा छाने लगा था। वो आगे बढ़ा कि तभी बेड से टकरा गया और सीधा बेड पर जा गिरा। वहां बेड पर इस वक्त एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। अरशद सीधे उस लड़की के ऊपर गिरा था। जैसे ही अरशद ने उस लड़की के सॉफ्ट टच को फील किया, उसके शरीर की गर्मी और भी बढ़ गई और उसकी आंखें लाल हो गए। वो अपने लाल आंखों के साथ घूरकर उस लड़की की तरफ देखा और ना जाने अचानक अरशद को क्या हुआ, उसके अंदर का जानवर का जाग उठा और वो तुरंत उस लड़की के ऊपर किसी भेड़िए की तरह टूट पड़ा। वो बड़े ही बेरहमी से उस लड़की के लिप्स पर किस करने लगा। उस लड़की की बॉडी से आ रही खुशबू अरशद को मदहोश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक चर्रा की आवाज के साथ अरशद ने उस लड़की के कपड़ों को फाड़कर अलग कर दिया। कुछ देर में उस रूम में तेज तेज सांसों और आहों की आवाजें गूंजने लगे। वो लड़की दर्द से तड़प रही थी और उसके मुंह से तेज तेज सिसकियों और चीखने की आवाजें निकल रहे थे। फर्श पर दोनों के ही कपड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। वही उसी होटल के एक दूसरे रूम के अंदर कुछ अलग ही माहौल था। एक मिडिल एज की औरत के बगल में बैठी एक लड़की बोली, मॉम ये आपने क्या किया? आपने उस इबादत को वहां पर क्यों भेजा? आपको पता है ना कि मैं अरशद से कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ी तेज आवाज में बोली, काम डाउन निहारिका, पागलपन मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अरशद हमारा दुश्मन है, हमें उसे सबक सिखाना है। इस कदम के बाद कल अरशद पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो जाएगा। दुनिया वाले उस पर थूकेंगे और वो फिर मजबूर हो जाएगा कि हमारी बातें माने, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तब मैं उसके सामने यही शर्त रखूंगी कि वो तुमसे शादी कर ले। इस तरह से तुम्हें तुम्हारा अरशद में मिल जाएगा और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर अरशद कभी भी हमारे सामने अपने नजरें भी नहीं उठा पाएगा, जिंदगी भर हमारे नीचे दब कर रहेगा। अपने मॉम की बात सुनते ही निहारिका की आंखों में चमक आ गई और होठों पर शातिर मुस्कान। वो हंसते हुए बोली, वॉव क्या प्लान बनाया है आपने मॉम, सच में यू आर अमेजिंग। आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, मुझसे कोई टकरा कर तो दिखाए। उसकी सांसें ना निकाल दूं तो मेरा नाम मीनाक्षी सिन्हा नहीं। अब तुम देखो अरशद, कल सुबह तुम्हारे साथ क्या होता है। आज तुम उस इबादत के साथ एंजॉय कर रहे हो,
अब देखना, इसके बाद तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, और जहां तक मैं अरशद तुम्हें जानती हूँ, कल तुम खुद ही उस इबादत को अपने हाथों से ही मार डालोगे। इस तरह से मेरा इबादत नाम की बला से भी पीछा छूट जाएगा। वाह, क्या प्लान बनाया है मैंने। मानना पड़ेगा तुझे, तेरी वार का तो कोई जवाब ही नहीं। इतना कह मीनाक्षी सिन्हा खुद को ही शाबाशी देने लगी। अरशद के होटल रूम में अगली सुबह अरशद और इबादत दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। अरशद ने पूरी रात इबादत को नहीं छोड़ा था। सुबह के करीब 5 बजे अरशद थक कर इबादत के ऊपर ही सो गया था। वही इबादत के चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसके गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। उन दोनों के ऊपर सिर्फ एक व्हाइट कलर का ब्लैंकेट था। उस रूम में चारों तरफ दोनों के ही कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। दोनों को ही किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो दोनों बेख्याली में एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। तभी अचानक एक झटके में धड़ाम की आवाज के साथ रूम का डोर ओपन हुआ और टू बी कंटिन्यूड। आखिर कौन आया रूम में? क्या करने वाली है मीनाक्षी सिन्हा? और अरशद क्या करेगा इबादत के साथ? जानने के लिए पढ़े अगला पार्ट। गाइस, आप लोग प्लस कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा ये नॉवेल, और प्लस सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। चट्टू, आपने रेप किया है। अब तक सुबह के करीब 5 बजे अरशद थक कर इबादत के ऊपर ही सो गया था। वही इबादत के चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसके गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। उन दोनों के ऊपर सिर्फ एक व्हाइट कलर का ब्लैंकेट था। उस रूम में चारों तरफ दोनों के ही कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। दोनों को ही किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो दोनों बेख्याली में एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। तभी अचानक एक झटके में धड़ाम की आवाज के साथ रूम का डोर ओपन हुआ और अब आगे एक साथ बहुत से लोग रूम के अंदर आ गए। वो सभी प्रेस रिपोर्टर थे। वो सब एक के बाद एक अरशद और इबादत की फोटोज लेने लगे। कुछ आवाजों को सुनकर अरशद की आंखें खुल गई। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को मसलते हुए सामने की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। इतने सारे रिपोर्टर को अपने रूम में देख अरशद की आंखें गुस्से से जलने लगी। तभी उसकी नजर उसके बगल में सो रही खूबसूरत लड़की पर गई। उस लड़की को देखकर एक पल के लिए उसकी नजरें वहीं ठहर गए। फिर उन रिपोर्टर की कही बातें सुन अरशद की आंखें गुस्से से जलने लगे। सामने खड़ा एक रिपोर्टर अरशद के फोटोज खींचते हुए बोला, मिस्टर रनावत, आपका इस लड़की के साथ क्या संबंध है? कल रात क्या किया था आपने? इस लड़की के साथ कुछ गलत किया है? क्या कल रात आपने इस लड़की की इज्जत लूटी है? इस लड़की का रेप किया है? क्या आप इसे जानते हैं? तो क्या आप बताएंगे हमें ये लड़की कौन है? मिस्टर रनावत, जिस तरह से इस रूम का माहौल है, इसलिए लग रहा है इस लड़की के साथ जबरदस्ती हुआ है। क्या आप ये भी काम करते हैं? आज तक आपने कितनी लड़कियों के साथ यह सब किया है? दूसरे रिपोर्टर ने अरशद की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया। अरशद अपनी जलती हुई निगाहों से घूरकर उस रिपोर्टर की तरफ देखा, जैसे मानो वो अपनी आंखों से ही उस एडिटर को खा जाएगा। बताएं मिस्टर रनावत, आखिर आप चुप क्यों हैं? ऐसा भी क्या किया है आपने इस लड़की के साथ जो आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? तीसरे रिपोर्टर ने अरशद से सवाल किया तो अरशद चिल्लाकर बोला, जस्ट गेट लॉस्ट राइट नाउ। आखिर आप सबकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मेरे रूम में आने की? लगता है अरशद सिंह रनावत का खौफ खत्म हो चुका है। मिस्टर रनावत, आप इस तरह से हमें यहाँ से नहीं भगा सकते। हम सच जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आपने इस लड़की के साथ क्या किया है और कल रात आपके और इस लड़की के बीच क्या हुआ है? एक और रिपोर्टर अरशद की तरफ देखते हुए पूछा। अरशद गुस्से से चिल्लाया और तुरंत अपना फोन लेकर अपने असिस्टेंट को कॉल किया। असिस्टेंट तुरंत भागते हुए रूम के अंदर आ गया और वो सारे रिपोर्टर को वहां से बाहर निकालने के लिए बोला, पर वो सभी रिपोर्टर वहां से जा ही नहीं रहे थे। तभी असिस्टेंट ने गार्ड्स को बुलाकर तुरंत उन सब रिपोर्टर्स को वहां से भगा दिया। सभी रिपोर्टर के जाने के बाद असिस्टेंट की भी नजर रूम में चारों तरफ बिखरे कपड़ों और सामानों पर गई तो अभी एक पल के लिए चौंक गया, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस से कुछ पूछ सके। वो बिना कुछ पूछे तुरंत तेज कदमों के साथ रूम से बाहर चला गया। सबके जाने के बाद अरशद तुरंत गुस्से से एक झटके में ब्लैंकेट से बाहर निकला। उसने वहीं पास में रखे टॉवल को अपने कमर पर लपेट लिया। इस वक्त वो गुस्से से बौखलाया हुआ था। वो वहीं साइड में टेबल पर रखे पानी का जग लिया और एक ही बार में इबादत के मुंह पर सारा उड़ेल दिया। ऐसे अचानक मुंह पर पानी पड़ने से इबादत एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई। अरशद इबादत को अपने लाल आंखों से घूरे जा रहा था। वो तुरंत इबादत की तरफ झुका और कसकर उसके गले को दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मेरे रूम में आने की? तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ पैसों के लिए किसी के भी साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। बताओ मुझे किसने तुम्हें यहाँ भेजा था? अरशद के इतना तेज गला दबाने से इबादत की सांसें उखड़ने लगी थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे गला दबाने से इबादत का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा, पर अरशद था कि इबादत के गले पर अपने मजबूत पकड़ बनाते जा रहा था। इबादत की आंखें बंद होने लगती है। ये देखकर अरशद को और भी तेज गुस्सा आ गया। वो तुरंत इबादत को पीछे की तरफ धकेल दिया। अरशद के छोड़ते ही इबादत तेज तेज से खांसने लगी।
ऐसा लग रहा था कि अगर अरशद कुछ सेकंड और इसी तरह इबादत के गले को दबाता तो शायद उसकी सांसें ही रुक जाती। अरशद पीछे से इबादत के बालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। इबादत की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनते ही अरशद अपने दांत मिसमिसाने लगा। फिर एक तेज थप्पड़ इबादत के गाल पर मारता है, जिससे इबादत मुंह के बल बेड पर जाकर गिरी। फिर अरशद पीछे से उसके बालों को कसकर पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, नहीं बताओगी कि तुम्हें किसने भेजा है तो अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हारी जिंदगी को मैं नर्क बनाकर रख दूंगा। इतना बोला अरशद इबादत को तेज से धक्का दे दिया और खुद वहां से सीधे वॉशरूम में चला गया। अरशद के जाने के बाद इबादत बेड पर रखे पिलो में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं दूसरे रूम में बैठी मीनाक्षी सिन्हा टीवी पर चल रहे ब्रेकिंग न्यूज को देख तेज तेज हंस रही थी। उनके हाथ में वाइन से भरा ग्लास था। मीनाक्षी जी हंसते हुए बोली, अरशद सिंह रनावत, तुम्हारी ऐसी हालत देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम मेरे सामने घुटनों पर आ जाओ और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इतना बोल मीनाक्षी जी अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास का सिप लेने लगी। उनके होठों पर इस वक्त जंग जीतने वाली स्माइल थी। वहीं अरशद वॉशरूम के अंदर शावर के नीचे खड़ा था। शावर का ठंडा पानी उसे भीगो रहे थे। उसके कानों में रिपोर्टर की कही बातें गूंज रहे थे, जिससे उसकी आंखें गुस्से से जल रहे थे, जिस कारण उसके हाथों की नसें उभर आए थे। उसने अपने हाथों का पंच बनाया और उसे वॉल पर दे मारा। फिर वो चिल्लाकर बोला, आ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी जिंदगी को अब मैं जहन्नुम बनाकर रख दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी अरशद सिंह रनावत की लाइफ में आकर। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। ये सब बोलते हुए अरशद इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। उसका पूरा चेहरा सख्त हो गया था और माथे की नसें ऊपर आई थी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। अभी उसने ग्रे कलर का बाथरोब पहन रखा था। रूम में आते ही अरशद की नजर बेड पर रो रही इबादत कर गई तो वो चिल्ला कर बोला, अब क्या तुम्हें अलग से ऑर्डर देना होगा कि जल्दी से वॉशरूम में जाओ? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी अरशद की तीखी नजरें इबादत पर गई। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसके ब्लैंकेट को पकड़ते हुए बोला, अब ये किस बात की शर्म है, जब कल रात सारे शर्म के पर्दे तोड़ दी हो। ऊप्स सॉरी, कल रात तुम जैसी लड़कियां तो हर रात लोगों के बिस्तर को गर्म करती है, फिर ये दिखावा किस लिए? अरशद की बातें इबादत के सीने में किसी खंजर की तरह चुभते हैं, जिससे इबादत की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो ब्लैंकेट को मजबूती से पकड़ लेती है। पर अरशद गुस्से में इतना पागल था कि उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो आगे बढ़कर इबादत के हाथ में पकड़े ब्लैंकेट को कसकर पकड़ा तो इबादत अपनी भरी आंखों से अरशद की तरफ देखने लगी। लेकिन अरशद पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो एक झटके में ब्लैंकेट को पकड़कर खींच लिया, जिससे इबादत की एक तेज चीख निकल गई। टू बी कंटिन्यूड। आखिर क्यों चीखी इबादत? क्या हश्र करेगा अरशद इबादत के साथ? जानने के लिए पढ़े अगला पार्ट। छतरी, थप्पड़ और बिस्तर गर्म करने वाली हो। अब तक अरशद की बातें इबादत के सीने में किसी खंजर की तरह चुभते हैं, जिससे इबादत की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो ब्लैंकेट को मजबूती से पकड़ लेती है। पर अरशद गुस्से में इतना पागल था कि उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो आगे बढ़कर इबादत के हाथ में पकड़े ब्लैंकेट को कसकर पकड़ा तो इबादत अपनी भरी आंखों से अरशद की तरफ देखने लगी। लेकिन अरशद पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो एक झटके में ब्लैंकेट को पकड़कर खींच लिया, जिससे इबादत की एक तेज चीख निकल गई। अब आगे इबादत चीखते हुए वही फर्श पर बैठ गई। उसके आंखों से झरझर करके आंसू गिर रहे थे। वह खुद को खुद में ही समेटे हुए बैठी थी। उसने अपने दोनों हाथों और घुटने से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। वहीं सामने खड़ा अरशद उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। वो तुरंत ब्लैंकेट को उसके ऊपर फेंकते हुए बोला, रो तो इस तरह से रही हो जैसे कोई सती सावित्री हो, पर मुझे अच्छी तरह से पता है तुम जैसी लड़कियां एक नंबर की ड्रामेबाज होती हैं। अब तक ना जाने कितनों के बिस्तर को गर्म कर चुकी हो तुम, और आज यहाँ मेरे सामने ये मासूम सा चेहरा दिखा रही हो कि जैसे कल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। जैसे ही अरशद ने ब्लैंकेट को फेंका, इबादत जल्दी से ब्लैंकेट को लेकर खुद में खुद को ढक ली। अरशद नीचे झुका और इबादत के बालों को पीछे से कसकर पकड़ते हुए बोला, अब ये ड्रामा बंद करो और अपना ये मनहूस सा चेहरा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कहकर अरशद एक झटके में उसे धकेल दिया, जिससे इबादत खुद को संभाल नहीं पाए और मुंह के बल फर्श पर गिर गई। उसके होठों पर चोट लग गया। आह माँ प्लीज हेल्प, इबादत एक दर्द भरी आह के साथ धीरे से बोली। वही अरशद ने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा और गुस्से से तुरंत वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। इबादत किसी तरह खुद को समेटी और अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ कर हिम्मत करके फर्श पर से उठी और लंगड़ाते हुए धीमे धीमे कदमों के साथ वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में जाकर उसने तुरंत वॉशरूम का डोर अंदर से क्लोज कर दिया। वो अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी। फिर वो जाकर बाथटब में हल्का गुनगुना पानी भरी और उसमें जाकर बैठ गई। इबादत, जिसके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, गुनगुने पानी में बैठने पर उसे थोड़ा रिलीफ महसूस होने लगा, पर उसकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू गिर रहे थे।
उसने अपने आंसुओं को साफ किया तो धीरे से उसकी हाथ उनके होठों पर लग गए और उसके मुंह से एक बार फिर से दर्द भरी आह निकल गई। वही चेंजिंग रूम से कपड़े पहनकर अरशद वापस आया और बेड की तरफ बढ़ गया। बेड की हालत देख एक बार फिर से उसकी आंखें सर्द हो गए। अचानक से उसकी नजर बेड पर ठहर गए। बेडशीट पर लगे रेड स्टेन को देख अरशद के चेहरे पर कुछ अनकहे जज्बात दिखाई देने लगे। पर जल्द ही उसने अपने सिर को झटका और सोफे पर जाकर बैठ गया। वो सोफे पर बैठकर अपना फोन निकाला और वो उसमें कुछ चेक करने लगा। फोन चेक करते हुए ही उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गए। कुछ देर बाद इबादत बाथरोब पहनकर वॉशरूम का डोर ओपन कर बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई तभी एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़े, जिससे इबादत बिल्कुल हैरान रह गई। ये थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी आंखों के आगे एक पल के लिए अंधेरा सा छा गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। इबादत अपने नम आंखों के साथ सामने खड़े अरशद की तरफ देखी तो अरशद गुस्से से पूरा लाल था। उसकी आंखें अंगारे बरसा रहे थे। इबादत कुछ बोलती उससे पहले ही अरशद उसके बिल्कुल करीब पहुंचा और उसके बालों को कसकर अपने मुट्ठी में भर लिया। फिर अपने दूसरे हाथ से उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? किसके कहने पर तुम यहाँ आई? क्या प्लानिंग है तुम्हारा? इबादत की आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे और उसके होंठ बुरी तरह से कांपते। वो अपने कांपते हुए होठों से बोलने की कोशिश कर रही थी पर अरशद ने इतना कसकर उसके मुंह को पकड़ा था, ऐसा लगा जैसे उसका जबड़ा अभी ही टूट जाएगा। इबादत अपने आंखों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, लेकिन अरशद के ऊपर तो इस वक्त गुस्सा इतना ज्यादा हावी था कि उसे कुछ भी होश नहीं था। उसे तो इबादत के आंसू नजर ही नहीं आ रहे थे।